नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी मिलने पर हंगामा। सभापति ने दिया जांच का आश्वासन। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की सांस्कृतिक विविधता की मिलेगी झलक। महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा नमन। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। आरबीआई ने रेपो दर में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार 11वीं बार रेपो दर 6.5% पर बरकरार। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट के पहले दिन का खेल जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पारी लड़खड़ाई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में सदन से नोटों की एक गड्डी बरामद होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सदन की नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों को सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद हुई, जो अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। रूटीन anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes, but all these are subject to serious investigation. सभापति ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। You have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was, apparently a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I did not cast any aspersion on anyone. उधर भाजपा अध्यक्ष और नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने सदन में नोट की गड्डी बरामद होने पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यह सदन के लिए बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभापति इस विषय की निष्पक्ष जांच करवाएंगे। घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। उधर राज्यसभा में नोटों की गड्डी बरामद होने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी घबराई क्यों है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति से आग्रह करते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने के मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने फेक नैरेटिव और झूठी खबरों को लेकर सदन को बाधित कर रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। उधर राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राज्यसभा अध्यक्ष इस मामले की जांच कर रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। When our chairman is investigating, I am not investigating. It is not a court. I never saw the judiciary. I said when you are investigating, I am not investigating. and you are getting information, they need not bother. We are safe in your hand. As long as you are fair, we are safe in your hand. राज्यसभा में नोटों की गड्डी बरामद होने के मामले पर भाजपा ने इसकी जांच की मांग की है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार का उदाहरण है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जांच से इसीलिए घबरा रही है क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि ये जो भ्रष्टाचार और लूट का जो पैसा है जो कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह छुपाती है, ये नोटों के गड्डी की जांच हो जाए तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और लूट के नोटों की बोरियां सामने आएगी। जांच से घबराकर कांग्रेस पार्टी ने दर्शा दिया है कि भ्रष्टाचार के पैसे को छुपाना चाहती है। जहां जहां कांग्रेस का हाथ, भ्रष्टाचार उसके साथ। कांग्रेस के नेता इसमें जांच राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और हर बड़े कांग्रेस के नेता की होनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी इन सबके करीबी हैं। और संसद में नोटों की गड्डी बरामद होने के मामले पर और बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता कुमार आलोक जुड़ रहे हैं। आलोक, एक ये गंभीर मसला है, इस गंभीर मसले को लेकर जहां एक तरफ सरकार ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर सवाल क्यों खड़े कर रहा है? ये तो भी बहुत शुरुआती है। जैसा कि सभापति ने कहा कि कल से अभी तक किसी ने भी उस नोटों की गड्डी का कोई क्लेम नहीं किया है। देखिए ऋतु जी, पहला मामला ये है कि जब एंटी सेबोटिस्ट जो टीम होती है, जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, जो जब संसद की कार्रवाई समाप्त होती है तो उसके बाद नियमित जांच होती है, सफाई होती है, तो उसमें सीट नंबर 222 जो राज्यसभा का है, उस सीट से नोटों का बंडल मिला और 500 रुपए के नोटों का बंडल था और उसमें कुल रकम 50,000 रुपए बताई जा रही है। तो वो रकम 222 जो सीट अलॉट है वो अभिषेक मनु सिंघवी के लिए अलॉट है। और अभिषेक मनु सिंघवी आपको पता है कि वो काफी करीबी हैं, गांधी परिवार के काफी करीबी हैं और तेलंगाना से वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो उसके बाद से जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद से राज्यसभा के सभापति महोदय ने ये घोषणा की कि जो घटना हुई थी, 222 सीट के नीचे सुरक्षा कर्मियों को नोटों का बंडल मिला है और वो जो 222 जो सीट है वो अभिषेक मनु सिंघवी के लिए सुरक्षित है। उसके बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से हंगामा होने लगा और पक्ष के जो नेता थे, खासकर हम नेता पीयूष गोयल थे, चाहे किरण रिजिजू थे, उन्होंने इस पर चिंता जताई और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। सदन में इस तरीके से अगर कल होकर नोट मिलता है, कल होकर कुछ और मिल सकता है। तो उसी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे, कांग्रेस के जो सांसद है, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती थी तब तक
नाम नहीं लेना चाहिए था कि किनके सीट से ऐसा मिला है। हालांकि बाद में किरण रिजिजू ने कहा कि क्यों नहीं नाम लेना चाहिए, ये सर्वविदित है कि जब 222 नंबर सीट से मिली है पैसे रकम मिली है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो उसमें नाम लेने में क्या हर्ज है। तो एक तरह से पूरा का पूरा पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों हमलावर है इस मुद्दे को लेकर। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि वो कल यहाँ पर सदन में आए थे, 12:57 पे आए थे, सदन के अंदर गए थे, उसके बाद वो 1 बजे वहां से निकल करके कैंटीन में चले गए थे और कैंटीन में वो अयोध्या प्रसाद के साथ आधे घंटे तक वो कैंटीन में बैठे रहे, उसके बाद वो घर चले गए। तो मैं तो 500 रुपया का नोट लेके आता हूँ, उनका कहना है कि मैं आता हूँ सदन में तो 500 रुपये का नोट लेके आता हूँ, और ये बड़ा ही गंभीर विषय और बड़ा ही आश्चर्यजनक और हास्यास्पद भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा है कि किसी के सीट पे कोई रकम चला जाए या कुछ रख के चला जाए तो सदन को चाहिए या सदन की जो व्यवस्था है उसमें सीट को लॉक करने की व्यवस्था होनी चाहिए और सीट को लॉक करके चाबी जो है वो सांसद अपने साथ ले जा सके। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं और बातों में जांच का आश्वासन दिया है सभापति महोदय ने। अब जांच संसदीय कमेटी करती है या जो आंतरिक सुरक्षा जो सदन के देखते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो देखते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। आलोक, सवाल ये है कि एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया, नोटों की गड्डी राज्यसभा में एक सांसद की सीट के नीचे जो कि मनु सिंघवी को आवंटित है उनको मिली, लेकिन मसला ये है क्या ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्या ये सांसद के एक तरह से अनुशासन को लेकर मामला है, आखिर ये मामला क्या है और कांग्रेस की आपत्तियां क्या है, मतलब उन आपत्तियों का निहितार्थ है क्या, क्योंकि अभी इस पे जांच होनी है जिसका कि आश्वासन सभापति ने दिया है। देखिए, संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो बहुत ही सघन और कड़ी होती है और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन सांसदों को कुछ प्रोटोकॉल उनके पास प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का उनको फायदा मिलता है या उनको सुविधा मिलती है। तो ज्यादा सघन जांच सांसदों की नहीं होती, तो उसके लेकर के अगर वो बैग में रकम लेके गए थे, वो कैसे रकम लेके गए थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आपको एक घटना की मैं याद दिलाता हूं कि जब सन 2008 में यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 की सरकार थी, तो उस समय जो न्यूक्लियर डील लाया गया था, यानी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को लेकर के कांग्रेस बहुत ही आक्रामक थी कि इसको किसी तरीके से पास करवाना है। लेकिन उनकी जो बैसाखी थी वो वामपंथी पार्टियां थी और वामपंथी पार्टी अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीट जीत करके ले आए थे, 59 सीटें जीत करके ले आए थे और उन्होंने शुरू से इस डील का विरोध किया। और जब विरोध चरम पे हो गया तो विश्वास मत हासिल करने के लिए कांग्रेस उस समय की यूपीए सरकार को काफी पापड़ बेलने पड़े और उसी में कैश फॉर वोट का कांड हुआ था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के 3 जो सांसद थे, फगत सिंह कुलस्ते के साथ 2 और सांसद थे, इन्होंने नोटों की गड्डियां लहराई थी, भरे सदन में लहराई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि विश्वास मत में कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए हम लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, घूस में हम लोगों को दिए गए हैं और एज ए विसिल ब्लोअर हम यहां पर आकर के उन्होंने नोटों की गड्डियां दिखाई थी। बाद में उस घटना को लेकर मैं इस घटना को कंपैरिजन कर रहा हूं, तो उस घटना को लेकर एक संसदीय जांच कमेटी बनी थी और संसदीय जांच कमेटी ने यानी 2008 में घटना थी जुलाई की, और 2009 में जाकर के उन्होंने संसदीय समिति ने एफआईआर करने की इजाजत दी दिल्ली पुलिस को। और दिल्ली पुलिस ने उस समय अभियुक्त बनाया था अमर सिंह को, अभियुक्त बनाया था कि अमर सिंह के माध्यम से तीनों सांसद के पास ये कैश पहुंचे थे। तो उसके बाद एफआईआर फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में बरी कर दिया, तीनों सांसदों को बरी कर दिया और फिर अमर सिंह को भी बरी कर दिया सबूत के अभाव में। तो अब देखना होगा कि यहाँ उसी तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी जांच के लिए बैठती है या आंतरिक सुरक्षा जो यहाँ के देखते हैं संसद की जो आंतरिक सुरक्षा कमेटी होती है वो इसका जांच करती है। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है और ये मुद्दा बहुत ही गर्म है। आज पूरा राज्यसभा और ये आप संसद परिसर के बाहर कहें तो नेताओं ने इसी विषय पर अपने विचार रखे। तो अब देखना होगा कि जांच जो कमेटी बनती है वो आंतरिक सुरक्षा की कमेटी बनती है या सांसदों की कमेटी इसकी जांच करती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आलोक, विस्तार से बताने का और खासकर इतिहास में भी जाने का कि कब इस तरह का मामला सामने और आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 69वीं पुण्यतिथि है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्यों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की।
संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठकें भी शामिल हैं। और आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों का विकास कितनी तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यानी 2014 से ही पूर्वोत्तर के विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। पिछले 10 वर्षों के दौरान 55 गैर छूट प्राप्त मंत्रालयों, विभागों की विभिन्न योजनाएं लागू की गईं। इन योजनाओं के तहत 5.22 लाख करोड़ का कुल व्यय किया जा रहा है। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के विकास के लिए जिन योजनाओं को शुरू किया उनमें पीएम डिवाइन योजना प्रमुख है। ये योजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई। योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 2022 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री गतिशक्ति की भावना के अनुरूप योजना की अवसंरचना का वित्त पोषण किया जा रहा है। पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। योजना के माध्यम से युवाओं व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अंतर को भरने की परिकल्पना को भी साकार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास में मोदी सरकार की उन्नति यानी उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। 9 मार्च 2024 को उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना शुरू की गई। योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को संवर्धित करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। योजना के लिए केंद्र द्वारा 10,000 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए। योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को विशिष्ट प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिनमें पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज आर्थिक सहायता एवं विनिर्माण और सेवा से जुड़े प्रोत्साहन शामिल हैं। पात्र इकाइयों के आसान एवं पारदर्शी पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। साथ ही मोदी सरकार की उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना भी पूर्वोत्तर की तस्वीर बदल रही है। ये योजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, जिसका 2017-2018 के दौरान अनुमोदन किया गया और 31 मार्च 2022 को लागू किया गया। पिछले 3 सालों में 3,417 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत वाली 90 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पूर्वोत्तर की विकास यात्रा पिछले 10 सालों से जारी है और इस विकास यात्रा के बाद अब अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक संपदा, विरासत, उनका एक बड़ा उत्सव है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों की जीवंत संस्कृति का उत्सव है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य पूर्वोत्तर में पर्यटन, कपड़ा, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंबाला में शंभू और जींद में
खनौरी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाते हुए हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। वहीं पंजाब से सटे दाता सिंह वाला बॉर्डर, सिरसा के डबवाली, कुरुक्षेत्र में पिहोवा के साथ लगते ट्यूकर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में किसानों को दाखिल होने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं अंबाला में धारा 163 लागू कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर धारा 163 के नोटिस चिपकाए हैं। अंबाला के उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि किसानों को दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति मिल पाएगी। किसान नेता दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर धरना देना चाहते हैं। हालांकि वर्तमान में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में किसानों के प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग होने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते किसान संगठनों को दिल्ली पुलिस ने धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है और पूरे अंबाला में धारा 163 लागू की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस समय हम पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पे है, जहां पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों ने कहा है कि 1 बजे जो है किसानों का पहला जत्था जो है 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। और आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो सुबह से ही यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए हैं। और अलग अलग संगठनों के किसान जो हैं अलग अलग संगठनों के झंडे जो हैं अपने हाथ में लिए हुए हैं। और यहाँ पर सुबह से किसान आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर लगातार किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या किसानों की नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि दोपहर 1 बजे 101 किसानों का पहला जत्था जो है वो यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। हालांकि हरियाणा प्रशासन ने कहा है कि जब तक दिल्ली पुलिस से लिखित में परमिशन नहीं मिलती है तो वो किसानों को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे। और इसके लिए बहुत ज़बरदस्त बैरिकेडिंग जो है वो की गई है अंबाला बॉर्डर पर। वहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस डिप्लॉय की गई है, पैरामिलिट्री भी डिप्लॉय की गई है। और वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से किसान जो है वो हरियाणा में प्रवेश ना कर पाए। हालांकि किसानों का कहना है कि वो पैदल ही पहले जत्था जो है उनका करीब 1 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेगा। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, शंभू बॉर्डर, पंजाब। और वक्त मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है,
प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आज यूपी में अयोध्या, मेरठ, संभल समेत सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अयोध्या में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। रामनगरी में पुलिस की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी ढांचे को कार सेवकों ने गिरा दिया था। इस दिन कोई भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र को 7 सेक्टर्स में बांट रखा है। सभी सेक्टर्स में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो है प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही राम बारात को देखते हुए जितनी भी राम बारातें हैं उनमें बारात के हिसाब से फोर्स का डेप्यूटी कर दी गई हैं। साथ ही हर एक राम बारात का जो प्रभारी है उसको इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बनाया गया। सभी रूटों का भ्रमण कर लिया गया है और रूटों की जो भी कमियाँ थी उन्हें हमने सुव्यवस्थित करा लिया है। हम संवेदनशील जगहों पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करते हैं। सभी जगहों पे और सभी मस्जिदों पे हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। सभी स्टेक होल्डर्स से हैं, जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, सभी संप्रदायों के, उनसे बात हो रखी है और सभी लोग कॉन्फिडेंस में। अयोध्या ने हमेशा से पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है, तो सभी जितने भी लोग हैं सभी लोग पूर्ण सद्भाव के साथ सभी त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। आईआईटी मद्रास अपने शोध और नवाचारों से भारत को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। और इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान की प्रशंसा करते हुए उनकी उपलब्धियों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इन उपलब्धियों में वैश्विक विस्तार, नासा के साथ शोध, अंतरिक्ष तकनीक में क्रांति और खेल स्वास्थ्य सेवाओं में नई तकनीक पर शोध शामिल है। शिक्षा मंत्रालय ने हमारे आईआईटी मद्रास के बारे में सोशल मीडिया में कुछ अचीवमेंट्स था उसके बारे में हाईलाइट किया है, सोशल मीडिया में शेयर किया है। विश्वगुरु का जो कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे एजुकेशन सिस्टम को बाहर देशों में उनका अवेयरनेस और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयत्न करना है। इसी से ही हम एक नॉलेज सुपर पावर हो जाता है और इसी से हम ये विश्व गुरु का स्टेटस हमें मिलेगा। इसी क्रम में आईआईटी मद्रास नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष में बहुदवा प्रतिरोधी रोगाणुओं पर अध्ययन कर रहा है। ये शोध अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये अनोखा प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हो रहा है। हम नासा के जेट प्रोपल्शन लैब्स के साथ रिसर्च कर रहे हैं। ये जेट प्रोपल्शन लैब्स में डॉक्टर कस्तूरी वेंकटेशन है, जिनके ग्रुप ने बहुत सारे सालों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन से माइक्रोब्स हैं उनकी जांच कर रहे हैं। साथ ही आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने खेल के दौरान चोट का पता लगाने के लिए उन्नत उपकरण विकसित किए हैं। ये उपकरण खेल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। Ultrasound, as we know in clinic, several people will be aware. Most common being obstetric gynecology, fetal imaging. All this is very echocardiography for heart and several abdomen, kidney. People are very familiar. What is different here is we have made it a form factor very small that it can be hand carried, and the application domain is sports arena. आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्रिकुल कॉस्मोस ने हाल ही में अग्रिबाण नाम का रॉकेट लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला रॉकेट है जिसमें 3D प्रिटेंड सिंगल पीस इंजन है। The most interesting or the salient aspect about Agnikul is the launch that we had achieved on May 30th of this year, where there were some global firsts as well as some national firsts. On the global first front, we were actually the first rocket that was a fully integrated 3D printed rocket engine to launch to space.
और अब बात महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित सरकार की। भाजपा विधायक कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिलाएंगे। सबसे वरिष्ठ विधायक के तौर पर बीजेपी के कालिदास प्रोटेम स्पीकर का पद संभालेंगे। पहले 2 दिन वह नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 9 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधायकों के बहुमत से होगा। भारत ने परिवहन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में बनाए गए 410 मीटर के हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक की झलक दिखाई गई है। ये टेस्ट ट्रैक भारत की हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश को हाइपरलूप तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने में सक्षम हो सकता है। $410 मीटर के हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक की झलक रेल मंत्रालय ने आज देश को दिखाई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5 पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की द्विमासिक बैठक के बाद बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने अपने रुख को तटस्थ रखा है। Assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, because monetary policy is forward-looking, so we have to always look at the outlook. The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच महंगाई दर को स्थिर रखना बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि स्थायी मूल्य स्थिरता के साथ ही ऊंची दर पर विकास संभव है। Incidents of adverse weather events, heightened geopolitical uncertainties, and financial market volatility pose upside risks to inflation. The MPC believes that only with durable price stability can strong foundations be secured for high growth. The MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%, as it provides flexibility to monitor and assess the outlook on inflation and growth, and then go on to act appropriately. The increasing रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिशिर सिन्हा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, सबसे पहले तो रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 6.5% पे ही बरकरार रहेगा। इसके क्या मायने हैं, मतलब अर्थव्यवस्था को लेकर, आम आदमी को लेकर, इसको किस तरह से समझा जाए? ऋतु, 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है। इस समय में महंगाई दर को लेकर के जो अटकलें हैं, अनुमान हैं, वो अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब महंगाई दर बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये भी कहता है कि खाने पीने की चीजों की महंगाई दर में कमी आ रही है, उसका असर हेडलाइन इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में, जो कि अगला हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर आने वाला है 12 तारीख को, उसमें शायद हमें थोड़ी कमी देखने को मिले। अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की कोशिश ये है
कि एक ट्रेंड देख लिया जाए और उसके बाद नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव करने का फैसला किया जाए। क्योंकि उम्मीद है कि फरवरी में जो इस कारोबारी साल का आखिरी मौद्रिक नीति समिति बैठक जो होगी, उसमें शायद आप नीतिगत ब्याज दर में आप कमी देख सकते हैं। जी शिशिर जी, विकास दर के अनुमानों में जो बदलाव है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, दूसरी तिमाही के जो विकास दर के आंकड़े आए जो 5.4% है, उसके बाद ये काफी हद तक स्पष्ट था कि तमाम जो एजेंसी हैं वो विकास दर के अनुमान घटाएंगी और रिजर्व बैंक की ओर से भी उम्मीद की जा रही थी, जो पहले 7.2% का था, और अगर आप सरकार की बात पे ध्यान दें तो 6.5 से 7% के बीच के विकास दर की बात कही गई थी। क्योंकि पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के विकास दर के जो आंकड़े थे वो अनुमान से कम थे, तो ऐसे में पूरे साल के लिए अनुमान में कमी करने की बात कही थी और रिजर्व बैंक ने एक जिसे कहा जाए कि व्यवहारिक जो है वो अनुमान दिया है। और इससे जाहिर होता है कि जो भी हमारी परिस्थितियां हैं और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए विकास दर को लेकर के एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है। जी शिशिर साहब, रेपो रेट में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं करना और विकास दर को लेकर भी जिस तरह के अनुमानों में जो आप जिसका विश्लेषण कर रहे हैं कि पहले से ही उन अनुमानों में एक तरह से कमी थी, तो उसको ओवरऑल इस तरह से देखा जाना चाहिए। ऐसे में अर्थव्यवस्था की मजबूती, मतलब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, 6.6% भी कम विकास दर नहीं है। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया के कई देशों से हम कहीं आगे हैं, तो इसको लेकर के ये कहना कि बहुत बुरे दौर में पहुंच गए वो सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि व्यावहारिकता ये सुझाव दे रही थी कि आप अनुमान घटा दे, क्योंकि देखिए अनुमान अगर आप ज्यादा रखते हैं तो उससे आगे चल करके जो आपकी नीति होती है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि अभी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी जरूरत तरलता लाने की थी, लिक्विडिटी लाने की थी। लिक्विडिटी क्यों चाहिए, तरलता क्यों चाहिए? क्योंकि बाजार में कर्ज के मामले में जितने पैसे की जरूरत है उसके मुकाबले मांग उतना पैसा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। यानी कि डिमांड और डिपॉजिट और क्रेडिट के बीच का जो अंतर है उस अंतर को पाटना बहुत ही जरूरी था। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR में जो 2 चरणों में चौथाई फीसदी की कटौती की घोषणा की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए आएंगे। और इससे जो विकास की रफ्तार है अगले 3 महीने में हमें और बढ़ाने की जरूरत है, कंपनियों को और ज्यादा संसाधन जुटाने की जरूरत है, वहां पर यह मदद करेगी। एक तरफ आपने विकास के अनुमान घटाए, लेकिन दूसरी ओर विकास की रफ्तार को बढ़ाने का जो उपाय हो सकता था वो भी कर दिया। तो इन दोनों का ये संयोग जो होगा वो आपको एक व्यावहारिकता की ओर ले जाएगा। तो कुल मिलाकर शिशिर साहब ये कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार धीमी ना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया गया। बिल्कुल, देखिए आपने जैसा मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं वो अभी भी कायम है। अब लड़ाई की हम बात करें, संघर्ष की बात करें, उसमें कोई तरह से विराम होता हुआ बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान रखना है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कमी की है, तो उसकी वजह से दुनिया के तमाम केंद्रीय बैंकों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो भी कुछ इसी तरह की नीति अपनाएंगे। लेकिन हर देश की अपनी अपनी जरूरतें होती है, हर देश के विकास की अपनी अपनी जरूरतें होती है और महंगाई का अपना अपना असर होता है। क्योंकि अभी महंगाई दर को लेकर के अनुमान जो है वो बहुत ज्यादा कमी की बात नहीं कर रहे, इसीलिए सरकार माफ कीजिएगा रिजर्व बैंक की ओर से कोशिश ये है, मौद्रिक नीति समिति की ओर से कोशिश ये है कि कुछ और समय इंतजार किया जाए। 2 महीने के आंकड़े आ जाएंगे तो आपके लिए जो नीतिगत ब्याज दर है उसमें कमी करना संभव होगा, लेकिन उससे पहले नकदी का इंतजाम करेंगे तो उसका भी अनुकूल असर ब्याज दरों पर देखने को मिलेगा। जी शिशिर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो आने वाले समय में अगर हम 2-3 महीने के बाद की बात करें तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि महंगाई दर में भारत में, अगर हम वैश्विक एक तरह से अनिश्चितताओं की तुलना करें तो भारत में महंगाई दर में कुछ कमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अभी जैसे हमने नवंबर के आंकड़े जो देखे थे, माफ कीजिएगा अक्टूबर के जो आंकड़े देखे थे 6.2%, वो एक तरीके से ये माना जा रहा है कि ये पीक है, मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। तो हमारे लिए एक ही चुनौती है कि साग सब्जियां और फल जो हैं या जो अनाज हैं उनमें बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को ना मिले। एक अच्छी खबर यह है कि खरीफ की बुआई अच्छी हुई है,
फसल की आवक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई दर में कमी की उम्मीद की जा सकती है। तो अभी के समय में थोड़ी सी आशंका है, लेकिन अगले 2 से 3 महीनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि महंगाई दर जो है वो 5% के करीब, या हो सकता है कि उससे भी नीचे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। विस्तार से अर्थव्यवस्था की मजबूती और खासकर उन चुनौतियों को भी सामने रखने के लिए और एक उम्मीद पैदा करने के लिए कि आने वाले कुछ समय के बाद जनता में, देश में महंगाई दर में कमी आएगी, जिसका असर सीधे सीधे आम जनता की जेब पे पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर साहब। मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 200 करोड़ रुपए का निवेश पैकेज दिया है। इस विशेष पैकेज से भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत और ओरछा में पर्यटन अधोसंरचनाओं और सुविधाओं का विकास होगा। भोपाल से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। देश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। 23 राज्यों की कुल 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी। देश का प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा एमपी का ओरछा। ओरछा और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी। ओरछा और मिंटो हॉल का होगा विकास। पर्यटन के माध्यम से मिलेगा रोजगार। ओरछा शहर का ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्व। हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण जगह, राम राजा मंदिर स्थित। मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एमपी के निवाड़ी में स्थित ओरछा और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से दोनों क्षेत्रों में पर्यटन का विकास होगा। इसके अलावा केंद्र ने 22 राज्यों के भी 38 पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया है, जो ऐतिहासिक महत्व तो रखते हैं, लेकिन वो पर्यटन की दृष्टि से कम चर्चित हैं। केंद्र से प्राप्त राशि से कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में बैंक्वेट हॉल, देश की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एग्जीबिशन एरिया, बिजनेस सेंटर, बैंक्वेट हॉल सहित आधुनिक तकनीक से युक्त सर्व सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसे ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जिसमें बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आदि हो सकें और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। कुछ समय पूर्व प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे थे, जिनमें से भारत सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का विस्तार एवं राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा शहर ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्व रखता है। यहाँ सदियों पुराने मंदिरों के साथ बुंदेला राजाओं के किले और महल भी शामिल हैं। हिंदू धर्म के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ राम राजा मंदिर स्थित है। आपको बता दें कि ओरछा में इस राशि से पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ प्रवेश द्वारों का संरक्षण एवं पुलों का जीर्णोद्धार, मंदिर स्मारकों का संरक्षण और संग्रहालयों का विकास भी किया जाएगा। ओरछा को 99.92 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एमपीटी यानी कि मध्य प्रदेश टूरिज्म, इसके विज्ञापनों में आपने सुना होगा, एमपी अजब है, सबसे गजब है। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल जो हैं वो देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी सौंदर्यता के चलते बरबस ही यहाँ खींच लाते हैं। अब केंद्र सरकार से मिले इस विशेष पैकेज के जरिए न सिर्फ मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास होगा, बल्कि देश दुनिया के पर्यटकों के फुटफॉल में भी इजाफा होगा। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और किसानों के दिल्ली मार्च करने के ऐलान के बाद शंभू बॉर्डर पर सख्ती की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अब किसान संगठनों का क्या कहना है। इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ साथी संवाददाता अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, इस समय शंभू बॉर्डर पे आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे अब किसान संगठनों का क्या कहना है, क्योंकि दिल्ली आने की अनुमति इन संगठनों को नहीं दी गई है।
बिल्कुल, देखिए ठीक 1 बजे जो है वो किसान संगठनों का पहला जत्था जो है वो यहाँ से गुजरा, आप देख सकते हैं यहाँ से गुजर के, और इस 2 बैरिकेडिंग को वो पार करते हुए, और अभी किसान संगठन जो है वो हरियाणा जो बॉर्डर है, जो घग्गर नदी पे जो पुल है जो कि पंजाब और हरियाणा को अलग करता है, उनकी सीमाएं निर्धारित करता है, वहाँ पर अभी किसान जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि वहाँ पर ज़बरदस्त बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई है, वहाँ पर पुलिस वहाँ पर तैनात है, और लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि आपको जो है वो हरियाणा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, आप लोग यहां से वापस लौट जाइए। लगातार पुलिस के अफसर वहां पर जवानों को, जो किसानों को समझाइश दे रहे हैं। इसके अलावा वहां पर शबद कीर्तन जो है वो वहां पर चल रहा है, वहां पर पुलिस की तरफ से शबद कीर्तन भी वहां पर चलाया जा रहा है, साथ ही लगातार समझाइश भी दी जा रही है। हालांकि किसान जो है वो डटे हुए हैं, और वहां पर जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, जो कि पूरी नीचे कंक्रीट है, ऊपर जाली नुमा पूरा वहां पर ढांचा बनाया गया है, जहां पर कि उसके उस तरफ जवान है पुलिस के, वो लगातार पूरे किट के साथ हैं और लगातार समझाइश दे रहे हैं किसानों को कि वो अब वापस चले जाएं, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, उन्हें परमिशन नहीं है। लेकिन किसान जो है अभी भी आप देख सकते हैं कि वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, करीब 100-150 किसान जो है वो वहां पर, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर लगातार डटे हुए हैं हरियाणा बॉर्डर पे, और वो जो बैरिकेडिंग है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, और जो वहां पर पूरा टीन शेड का स्ट्रक्चर है उसको भी उखाड़ने की कोशिश लगातार किसान वहां पे कर रहे हैं, लगातार उसको भी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के पुख्ता इंतजाम वहां पर है, चाक चौबंद है पुलिस वहां पर, साथ ही जो नदी है, नदी के रास्ते में भी पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, पुलिस वहां पर भी लगी हुई है। और देखिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जहां किसान है और दूसरा रास्ता और मेरे बाईं तरफ है, तो वहां पर भी पुलिस डिप्लॉय की गई है। यानी कि 2 रास्ते ही हैं जो कि यहां से जो हरियाणा की सीमा में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और आगे अंबाला पड़ता है, तो वहां पर भी आगे बैरिकेडिंग की गई है। तो कोशिश लगातार ये है कि किसानों को समझाइश देकर उनको वापस भेजा जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ पर आगे परमिशन नहीं है। 163 धारा लागू है, जिसमें कि 5 से ज़्यादा लोग जो है एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अंबाला आसपास के इलाकों में धारा लागू की गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। साथ ही आज जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो स्कूल्स हैं अंबाला के, वो बंद कर दिए गए हैं। आसपास के जिलों में भी अलर्ट रखा गया है, और किसान लेकिन मानने को तैयार नहीं हो, लगातार किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसानों को अभी रोक लिया गया है, और वो जो पुल के बीच में जो बैरिकेडिंग है वहां पर वो पहुंचे हुए हैं और हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान आप देख सकते हैं यहाँ खेतों में भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर हालांकि 100-150 किसान जो है बैरिकेडिंग की तरफ गए हैं, लेकिन कुछ किसान लगातार यहाँ पर खेतों की तरफ मेड़ों में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी निर्देश का। लेकिन जो किसान जो आगे बढ़ रहे हैं वो लगातार वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पीछे भी जो पंजाब की सीमा देख सकते हैं, यहाँ पर अभी जो किसानों का जो धरना है, जो कैंप है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी किसान, यहाँ से किसानों ने चलना शुरू किया था, और करीब 100 मीटर की दूरी होगी, ये करीब 100 से 150 मीटर की दूरी होगी यहाँ पर। और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन सुमित को कि वो यहाँ पर दिखाएं, सुमित धीमान, कि किस तरीके से पूरा ये यहाँ से चलते हुए किसान जो है, यहाँ से चलते हुए वो पंजाब की सीमा से उन्होंने प्रवेश किया, और यहाँ से वो इस बैरिकेडिंग को, इस पहले तार को पार करते हुए फिर उन्होंने वहाँ बैरिकेडिंग जो है उसको पार की, और वहाँ पर तारों की बैरिकेडिंग को पार करके वो सीधे अब हरियाणा की सीमा पर वहाँ पर डटे हुए हैं, और वहाँ पर लगातार जो है किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है उनको लगातार वहाँ पर समझाइश दे रही है, उनको लगातार समझा रही है कि यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति आपको नहीं है, और आप यहाँ से वापस चले जाइए। आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाई दे रही होंगी कि किसान जो है अलग अलग संगठनों के जो हैं झंडे हाथ में लिए हुए हैं, और वहाँ पर अभी भी करीब 100-150 किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने उनको पुल पर ही, जो सीमा है हरियाणा की, वहां पर रोके रखा है, और वहां से आगे जाने की अनुमति जो है वो पुलिस ने नहीं दी है। लगातार समझाइश जो है वो आला अधिकारियों के द्वारा किसानों को दी जा रही है। ठीक अजीत, 100 किसानों का जत्था अभी पहले चला है दिल्ली आने के लिए। हालांकि हम जानते हैं दिल्ली पुलिस ने बहुत साफ कहा है, अनुमति नहीं दी है। ये कहा गया है कि दिल्ली में शीतकालीन सत्र जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस तरह की अनुमति नहीं दी गई है। 100 किसानों का जत्था, क्या किसान संगठनों ने अभी कोई मध्यस्थता का कोई रास्ता ढूंढा है? क्योंकि अगर हम माने तो अनुमति अभी नहीं मिलने वाली है। और इन किसान संगठनों में किसानों में हरियाणा और पंजाब से इतर और किन किन राज्यों के किसान शामिल हैं?
देखिए लगातार हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो किसान जब सुबह से यहाँ पर और इकट्ठा होना शुरू हो गए थे तो किसानों को लगातार जो है स्थानीय पुलिस भी समझाई दे रही थी, जो आला अधिकारी है प्रशासन के वो भी लगातार समझाई दे रहे थे। खासतौर पर हरियाणा की तरफ की बात की जाए तो वहाँ पर कई दौर की बैठकें जो है वहाँ पर लगातार चली थी और पुलिस के जो एसपी हैं उन्होंने कल शाम को भी किसानों को समझाई दी थी, वहाँ के जो डीएम है उन्होंने समझाई दी थी और बात की थी। लेकिन किसान जो है आज अपना जो 1 बजे का उनका मार्च था उसको निकालने में अड़े हुए थे और लगातार जो है वो आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रैक्टर या कोई भी दूसरे वाहन लेके नहीं जाएंगे और ये पैदल शांतिपूर्ण मार्च होगा, सिर्फ जरूरी सामान ही अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन पुलिस ने उसी समय समझाया था कि अभी आपको अनुमति नहीं दी सकती, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस से आपको लिखित अनुमति नहीं मिल जाती है कि आपको दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति है, वहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति है, तब तक आपको हरियाणा हम बॉर्डर पार करने नहीं दे सकते, क्योंकि 163 धारा यहां पर लगी हुई है, क्योंकि शीतकालीन सत्र होने के कारण वहां पर दिल्ली में अनुमति नहीं मिली हुई है। तो लेकिन किसान लगातार अड़े हुए थे। तो कई दौर की बात हुई, कई अधिकारियों ने समझाया, संगठनों को समझाया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। और सुबह से ही हमने देखा यहाँ पर जो किसान नेता थे, जो छोटे छोटे संगठन है किसानों के, उनके नेता थे, उनके यहाँ पर लगातार भाषण चल रहे थे। वो लगातार किसानों को यहाँ पर मोटिवेट कर रहे थे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें इसको बाउंड्री को पार करना है, बैरिकेटिंग को पार करना है और किस तरीके से अपने हक लेना है, और तमाम मांगे जो थी उसका वो जिक्र कर रहे थे। तो लगातार सुबह से ही किसानों में उत्साह बढ़ने का भी काम चल रहा था। आपने बात की कि किन किन राज्यों के किसान हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ज्यादातर जो है मुझे जो अभी दिखाई दिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के ही किसान ज्यादा है। यहाँ पर कहूं तो पंजाब के किसान ज्यादा हैं, दूसरे अन्य राज्यों के किसान मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं अभी तक। कुछ पंजाबी के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, यानी इसी क्षेत्र के किसान जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अन्य राज्यों के किसान जो है अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन दावा है किसान संगठनों का कि उन्हें पूरे देश भर के किसानों से समर्थन मिल रहा है और पूरे देश भर से किसानों की ये मांग है, जो उनकी मांगे हैं वो पूरे देश भर के किसानों की है और लगातार जो है इसी को लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखिए सुबह से जब यहाँ पर किसान और इकट्ठा होना शुरू हुए तो किसानों ने एक अनुशासन बनाने की कोशिश भी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार जो है अनुशासन से रहना है, बहुत ज़्यादा कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, या अपने वॉलंटियर्स को, जो वॉलंटियर्स उन्होंने अलग तैयार किए और जत्था जो है चलने वाला वो अलग तैयार किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से भी किस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये भी एडवाइजरी बार बार जारी की गई इस बार। तो बहुत ज़्यादा संख्या में किसान नहीं है, आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं। अगर किसान देखिए, कुछ किसान इस तरफ है और कुछ किसान इस तरफ है, बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। जी अजीत, जैसा बता रहे हैं कि अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ किसान संगठनों ने भी अपनी रणनीति में तब्दीली की है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन कूच करने की भी बात कर रहे हैं, जिसमें 100 किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त के साथ मुस्तैद दिखाई देती है, क्योंकि पिछली घटनाओं ने कई बड़े सबक दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत पूरी जानकारी के लिए शंभू बॉर्डर से। राष्ट्रपति मयूरभंज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय बच्चों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने मयूरभंज से ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। आज उन्होंने उसी स्कूल का दौरा किया और छात्रों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज में मौजूद हैं, जहां वो स्थानीय स्कूल के बच्चों से बात कर रही हैं और ये वही स्कूल है जहां खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शिक्षा ली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट आज से एडिलेड में शुरू हो गया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर 153 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले स्टार्क का शिकार बने। इसके बाद शुभम गिल और लोकेश राहुल ने मिलकर पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। लोकेश राहुल भी 37 रन बनाकर स्टार्क की ही गेंद पर आउट हुए हैं। विराट कोहली को भी स्टार्क ने सस्ते में पवेलियन भेज दिया। शुभम गिल 31 रन बनाकर बोलैंड का शिकार बने। ये सीरीज का एकमात्र डे नाइट टेस्ट है। भारत ने पर्थ में खेला गया सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जा रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने है, वहीं दूसरा सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी कुकेश और डिंग लिरेन के बीच 9वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा।
9वें दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर अंक हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वह विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में कामयाब रहेगा। देश में अन्य खेलों की ही तरह घुड़सवारी के खेल में भी युवाओं की दिलचस्पी बढ़ी है। गाजियाबाद में आयोजित पेंटाग्रैंड इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में युवा घुड़सवारों का उत्साह नजर आया। इस प्रतियोगिता में अनुभवी खिलाड़ी के साथ युवा खिलाड़ी भी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पेंटाग्रैंड इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। घुड़सवारी में नेशनल क्वालिफायर के तौर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस बल के खिलाड़ी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ, 61 कैवलरी सहित देश के विभिन्न राज्यों के क्लबों के खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आए। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले घुड़सवारी कोच अहमद अफसर ने कहा कि एशियन खेलों 2023 में इक्वेस्ट्रियन में पदक आने के बाद इस खेल को लेकर युवा खिलाड़ियों में जोश का संचार हुआ है। जो ये कामयाबी मिली है 2023 में एशियन गेम्स में, इसमें बड़ी मेहनत लगी है। बाहर जाके ट्रेन करना और फिर पार्टिसिपेट करना सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है टेक्निकली। तो उसमें जब हमने गोल्ड जीत ले, पूरे एशिया को कॉन्कर कर लिया, अब हमारी तैयारी ओलंपिक की है। इससे प्रेरणा मिलती है इन छोटे बच्चों को जो यहाँ आके गुरुकुल में हॉर्स राइडिंग सीख रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में सीख रहे हैं, बहुत सारे क्लब्स में सीख रहे हैं। वो देखते हैं कि उनका अब रोल मॉडल्स मिल गए कि हम जीत सकते हैं। इस मौके पर उपस्थित गुरुकुल हॉर्स राइडिंग क्लब के अध्यक्ष सचिन वत्स ने कहा कि अन्य खेलों के साथ साथ घुड़सवारी में भी युवाओं की दिलचस्पी बढ़ी है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में बच्चों का रुझान बहुत ही ज़्यादा इस खेल की तरफ देखा है और जो हमारे दिमाग में थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं हॉर्स है, थोड़ा डर लगेगा बच्चों को, ऐसा नहीं है और कोई भी इस खेल को सीख सकता है और ये बहुत ही रॉयल स्पोर्ट है और इसका बहुत ही उज्जवल भविष्य है। पेंटाग्रैंड इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी भी खासा उत्साहित नजर आए। टूर्नामेंट को लेके हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर में पिछले साल में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कुछ शरीर के बीमारियों के कारण, और कुछ मेरा हॉर्स था वो जो नया था। तो इस साल मेरी घोड़ी जो है पद्मिनी परिपूर्ण है बिल्कुल नेशनल खेलने के लिए। तक एशियाड में गेम नहीं था ये टेंट बैगिंग का, ये वर्ल्ड कप लेवल तक का था और अभी 2030 में हमारा एशियाड में भी टीम सेलेक्ट, जो इंडिया टीम होगी वो एशियाड खेलने के लिए जाएगी। जो उस टाइम पे टीम बनेगी, जिस दिन से एशियाड में गेम आया उस दिन से दुनिया के अंदर एक दिन से उत्तेजित हो गई है दुनिया खेलने के लिए और कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है। पेंटाग्रैंड इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप घुड़सवारी नेशनल ट्रायल के लिहाज से इन खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम है। इस प्रतियोगिता के बाद इन खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने खेल प्रतिभा की चमक बिखेरने का मौका मिलेगा। गाजियाबाद से सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।